एमक्यूएम के नए चेयरमैन का क्या ऐलान होने वाला है? बड़ी तब्दीली आने वाली है या नहीं आने वाली है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नहीं बल्कि 1.5 अरब रुपए का कहां पर साफ कर दिया। आज बुरी तरीके से पिटाई की गई, गिरफ्तार किया गया। कराची में कहां पर आज मुहासरा हुआ, पूरी तफसीलात सामने लाने वाला हूं। और वो आते हैं, दाखिल होते हैं, मारते हैं और अपना बंदा लेकर चले जाते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ है? एक और कराची का भाई पैदा हो गया है। ये भाई कौन है, ये आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। हर बार की तरह अहम खबरें और बहुत बड़ी खबरों के लिए आपके साथ शरीके गुफ्तगू हूं, लेकिन हमेशा की तरह कहता रहता हूं, डरिए नहीं, झिझकिएगा नहीं और घबराइएगा भी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बड़ी धूम मची हुई थी जिस बात की, वो बात आखिरकार हो ही गई। बड़े झगड़ों के बाद, बड़े एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने के बाद, एक दूसरे को गालियां देने के बाद बिल आखिर वहीं पर आकर रहे और पुरानी तनख्वाहों में ही काम करने के लिए तैयार हो गए। खबर में ये देने वाला हूं। आइए इसकी पहले पूरी तमीद बांधता हूं और उसके बाद प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। बड़ी और अहम खबरें देने वाला हूं। जिस बात का एमक्यूएम में एक बार फिर इंतजार किया जा रहा था, वो कामरान तेसूरी साहब की यानी कि भाईजान की एक बार फिर भरपूर तौर पर एंट्री का तरीकेकार था। और यह भरपूर तौर पर एंट्री का तरीकेकार कौन तय कर रहा था, क्या कर रहा था, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कुछ तफसीलात दी थी। आइए जरा सी कुछ बड़ी और अहम खबरें आपको बताता चलता हूं। मामला यह हुआ था कि कामरान टेसूरी को जब गवर्नरशिप से हटाया गया तो उसके बाद यह तस्वुर किया जा रहा था कि अब वो ताकत जो एमक्यूएम पाकिस्तान या बहादुराबाद के पास मौजूद थी वो तकरीबन खत्म हो जाएगी और पीएसपी का मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। जबकि जो पीएसपी वाला फैक्चर है यानी कि मुस्तफा कमाल साहब और अनीस खानी साहब के साथ जो लोग चल रहे थे वो मुसलसल इस बात तो कह रहे थे कि जनाब अब तमाम चीजें हमारे कंट्रोल में होगी। और उसका बड़ा अहम नुक्ता यह भी दिखाया जा रहा था कि ईद के फौरन बाद तीनों ने यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी दौरान ये बात सामने आई थी कि 1 अप्रैल को यानी कि पहली तारीख को एमक्यूएम का जनरल वर्कर इजलास होगा। 4 तारीख को बड़े ही अहम तरीके से यानी कि कामरान टेसूरी का इस्तकबाल किया जाएगा और 5 तारीख को मामला यह होगा कि जनाबे वाला एक और इजलास मुनक्किद किया जाएगा। अब कहानी क्या थी, जरा सी मैं आपको और तफसीलात देता हूं और अंदर की कुछ बड़ी अहम खबर दे रहा हूं। मामला यह था कि 1 अगस्त को एक झगड़ा हुआ था और उस झगड़ा मामला हुआ था, तू में हुई थी, झगड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन जनरल वर्कर्स में उस दिन पीएसपी के लोगों ने शिरकत नहीं की थी बल्कि सिर्फ 1-2 लोग आए थे। अनीस खानी वगैरह साहब उस इजलास में मौजूद नहीं थे। अब मामला यह था कि उस वक्त फारूक सत्तार साहब और फुरकान अतीब के दरमियान कुछ नोक झोंक हुई, जिसके बाद फारूक सत्तार साहब ने चंद लोगों को बहाल किया, फुरकान अतीब साहब ने किसी और को बहाल किया और फुरकान अतीब दोनों तरफ चलते हैं तो उसके बाद अनीस खानी ने फुरकान अतीब के पलड़े में अपना वजन डाल दिया था। यह तनाव की कैफियत मुसलसल व्हाट्सएप पर चल रही थी और उसी दौरान ऐलान होता है कि 5 तारीख को एमक्यूएम का जो इजलास होना था वो नहीं होगा, लेकिन कामरान टेसूरी का इस्तकबाल होगा। अब मैं यहां पर बात चलाऊं कि इन 3 दिनों में यानी कि पहली तारीख को जब ये झगड़ा हुआ था उसके बाद 2-3 तारीख यानी इन 2 दिनों पर व्हाट्सएप ग्रुप में एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के वर्कर्स एक दूसरे के आमने सामने रहे। यहां तक रहे कि जिन टाउन्स के अंदर बड़ा होल्ड समझा जाता है पीएसपी फैक्टर का, जैसे शाहफसर टाउन वगैरह है, वहां पर यह कहा गया कि कोई भी इस्तकबाल नहीं करेगा। यहां तक कि यह कहा गया कि फुरकान अतीब का नाम लेकर यह कहा गया कि उन्होंने कहा है कि कोई भी कामरान टेसूरी का इस्तकबाल नहीं करेगा। और बाद में बहुत सारी खवातीन ने अपनी वीडियो जारी की और उस बयान ने वाज़ेह तौर पर कहा। लेकिन
कहानी में एक नया टर्न आया और बहुत ही खूबसूरत सा टर्न आया। वो टर्न क्या है, इस बात को यहां पर नोट रखिएगा, आगे चलकर बताने वाला हूं। अब मामला यह है कि जाहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान भी बड़े खेल खेलने वाली खिलाड़ी है, वो भी सियासी चालों को अपने तौर पर चलती है। अब ये दिमाग देखिए इनका, इन्होंने कहा कि जनाब हम अगर कामरान तेसूरी के नाम के साथ इस्तकबाल लगाएंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे और उसमें खालिद मकबूल भी होंगे तो जाहिर है थोड़ा सा वजन कम होगा, तो चीजों को बैलेंस करने के साथ चलता है। मुझे उस शख्स का नाम बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि जिसने ये मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं कि कामरान तेसूरी साहब अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास आते हैं। यह फैसला यूं तो पहले हो चुका था, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन का वक्त 3 तारीख को उस वक्त आया जबकि मुख्तलिफ ग्रुपों में यह खबर चलना शुरू हुई कि 4 तारीख को कामरान तेसूरी का इस्तकबाल नहीं हो रहा। उस वक्त एमक्यूएम ने इसको प्रेस रिलीज के तौर पर जारी किया कि कामरान तेसूरी का इस्तकबाल नहीं किया जा रहा, बल्कि कामरान तेसूरी वहां पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि पॉलिटिकली कैसे खेला गया। अब उसके बाद हुआ यह कि जिस दिन अब यह इस्तकबाल था तो एमक्यूएम पाकिस्तान के वर्कर्स और उसके साथ साथ वो लोग के जो कि कामरान तेसूरी के बड़े करीब समझे जाते हैं, उसमें कई बड़े नाम वहां पर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे पहले ही। अब उस इस्तकबाल के लिए बेसिकली उसको इस्तकबाल की शक्ल दी गई और एक रश क्रिएट किया गया। बहरहाल ये तादाद 400-500 के करीब करीब की तादाद थी कि जो कि उनके कारकुनान वहां पर मौजूद थे। वहां पर एमक्यूएम के चंद ऐसे नाम और ऐसे चेहरे भी देखे गए कि जो आमतौर पर नजर नहीं आते। मिसाल के तौर पर मोहम्मद हुसैन साहब, अब आपको पता है मोहम्मद हुसैन का और कोरंगी और शाह फैसल के अंदर उनका और उनके बेटे के हवाले से, उनके बयान के हवाले से काफी मामला थे। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की चीज ये थी कि पिछले दिनों में जो भी मामला होते थे उसमें जब आगे की रॉ के अंदर फुरकान अतीब मौजूद होते थे। अब फुरकान अतीब का झगड़ा, वहां पर उनका मना कर देना, लेकिन यह देखा गया कि फुरकान अतीब वहां पर आए और आखिर में उनकी भी तस्वीर एक बिल्कुल ऊपर वाली वीडियो में उनकी तस्वीर भी मौजूद थी। यानी कि फुरकान अतीब ने एक बार फिर वही किरदार अदा किया कि वहां तो उनको लोगों को मना किया। अब देखिए इस मामले में हमारे यहाँ कराची में एक लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, गंदा कौन हुआ। अब गंदा कौन हुआ? गंदे हुए वो लोग के जिन्होंने कहा कि नहीं हम इस्तकबाल नहीं करेंगे और अपने ही साथ के लोगों को मना किया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं का ही एक चेहरा वहां पर जाकर खड़ा हो गया। अब यह है कहानी। अब उसी दिन इस्तकबाल के दौरान ही जबकि एमक्यूएम की दूसरी क़यादत का भी एक नाम यानी पीएसपी की क़यादत का एक नाम कराची में ही मौजूद था, लेकिन वहां पर नहीं आया। वहां से ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह हो गई कि पीएसपी का फैक्टर वहां पर उनके इस्तकबाल के लिए नहीं आया, अलबत्ता फुरकान अतीब आए। अब जब वहां पर आए उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की या नहीं की, अलबत्ता वहां पर शदीद नारे खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए और कामरान तेसूरी के लिए लगाए गए। उसके बाद जब ये लोग डाइस पर पहुंच गए तो उसके कुछ देर के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी उस डाइस पर आए और फिर वो जो लफ्ज अल्फाज होता है वो उन्होंने इस्तेमाल किए। मगर यहां पर एक बार फिर भाईजान ने गुगली खेली और उन्हें मालूम था कि क्या कुछ उनके साथ और पीएसपी के साथ इख्तलाफात चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुक्रिया अदा किया खालिद मकबूल सिद्दीकी का। उसके बाद उन्होंने शुक्रिया अदा किया फारूक सत्तार का और उसके बाद उन्होंने शुक्रिया अदा किया किसका? मुस्तफा कमाल का। उसके बाद उन्होंने शुक्रिया अदा किया अनीस कायम खानी का। तो दर हकीकत उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल कार्ड और खेला और उन्होंने खेला ये कि हाँ भाई उन्होंने दिखाने के लिए कार्ड जरूर खेला, लेकिन उन्होंने बहुत तरीके के साथ खेला। तो अब दूसरी तरफ ये भी बात देखी जा रही है कि पीएसपी का फैक्टर उनके खिलाफ एक्टिवेट भी है, लेकिन जाहिर सी बात है सियासी तौर पर उन्हें कहां झुकना है, कहां इस्तेमाल करना है, वो उन्होंने इस्तेमाल किया। अब किस लिए इस्तेमाल किया वो आप समझ सकते हैं। पॉलिटिकली गेम है, पॉलिटिकली क्या खेल है ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। यानी कामरान तेसूरी गवर्नरशिप के बाद अब इतने पक गए हैं और इतने सियासी हो गए कि उन्होंने भरपूर तौर पर वहां पर भी उस नाम का इस्तेमाल किया। खैर ये मामला यहां तक है। अब वहीं पर कुछ लोगों ने ये खबर चलाना शुरू कर दी कि जनाब अब नए चेयरमैन का इस्तकबाल हुआ है और नए चेयरमैन का ये मामला है। अच्छा, हैरतअंगेज तौर पर भी मुझे जहां से ये मैसेजेस मौसूल हुए वो आमतौर पे पीएसपी का ही ग्रुप समझाता है। ये अभी इस तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपनी कमांड में और अपनी उसमें इतने मजबूत हैं कि उन्हें उस वक्त वहां से हटाना आसान नहीं है। इसीलिए जो खास तौर पर नारे लगाए जो कि कामरान तेसूरी के बहुत करीबी तस्वुर किया थे, उन्होंने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी के ही नारे लगवाए जानबूझकर के, ये जानते हुए उन्हें मालूम है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को इस वक्त हटाना शायद आसान खेल नहीं है। ये हो
गया ये वाली खबर का पूरा मामला। आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होने वाला है? आगे होने वाला यह है कि जाहिर सी बात है वहां पर पीएसपी फैक्टर भी बहादुराबाद के अंदर अपनी जगह को रखेगा, कामरान तेसूरी भी अपनी जगह को रखेंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी अपनी जगह को रखेंगे और ये मामला इसी खिचड़ी का शिकार रहेगा। डरा भी जाएगा, खेला भी जाएगा और कुछ लोग जज्बाती होकर खेलेंगे और वो बाद में पछताएंगे। जो लोग भी जज्बाती होकर ये खेल खेल रहे हैं वो बाद में पछताएंगे। कुछ लोग खुलकर सामने आ रहते हैं और वो गलती करते हैं और कुछ लोग सबका शुक्रिया अदा कर कर आराम से निकल जाते हैं। यही खेल होगा। खैर, इसमें एनकेएम में मजीद जाहिर है ये चीज तनाव की कैफियत बरकरार ही रहेगी। अगली खबर, एक और बड़ी खबर हम दिए देते हैं आपको। कुछ लोगों ने, मैंने एक खबर चलाई थी और वो खबर सबसे पहले मैंने ही चलाई थी और मैंने खबर चलाई थी कि 12 अप्रैल वो दिन था कि जब पिछले साल आफाक अहमद साहब ने सफेद झंडे के लिए निकलना था और उसके बाद वहां पर दफा 144 का निफाज कर दिया गया था और फिर मैंने आपको कहा था कि उनके लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। इस बार 12 अप्रैल को सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा ने गवर्नर के खिलाफ और सूबे के हवाले से बातों के खिलाफ बाग जिना के अंदर अपने प्रोटेस्ट और जलसे का ऐलान किया है। 12 तारीख इस हवाले से बड़ी अहमियत रखती है। अच्छा, कुछ लोगों ने, जाहिर सी बात है एनकेएम के इस बड़े एनकेएम के हवाले से और महाजिर कम्युनिटी आफाक अहमद साहब के हवाले से 12 तारीख इस हवाले से ज्यादा अहमियत रखता है कि उस वक्त जाहिर बहुत सारे लोगों का यह ख्याल था कि 12 तारीख को जो आफाक अहमद साहब कर रहे हैं उसमें अल्ताफ हुसैन साहब की भी शायद बंद लफ्जों में सपोर्ट मौजूद है, लेकिन बाद में उनकी एक प्रेस रिलीज आई थी। अच्छा, अब ये खबर मैंने सबसे पहले दी थी कि 12 तारीख को सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा यहां पर आ रहे हैं और वो बाग जिना के अंदर यहां पर जलसा भी करने वाले हैं। जब मैंने ये खबर दी थी तो उस वक्त मैंने कहा था कि अब देखना ही है कि आफाक अहमद साहब को तो उस वक्त रोका गया था, अब और उस वक्त जो भी अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से काम करता है उसको रोका जाता है, तो क्या 12 तारीख को इन्हें रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा? अब तक की इत्तलात यह है कि सिंध तरक्की पसंद पार्टी वहां पर जलसे का कह रही है, लेकिन इजाजत मिलती है नहीं मिलती है सारे मामला यहां देखेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है बाग जिना कराची में बिल्कुल नुमाइश के पास मौजूद है। आज जब मैं नुमाइश के पास से गुजरा और ये वक्त था 4:30 बजे का, तो मैंने देखा कि पुलिस की बहुत सारी मोबाइलों ने नुमाइश को रोका हुआ था और नुमाइश के घेरा हुआ था। मैं ये बात, ट्रैफिक रवा दवा था लेकिन उन्होंने रोका हुआ था। मैंने फौरन अपने मोबाइल में तारीख चेक की कि वाकई में आज 12 तारीख तो नहीं है, क्योंकि बाग जिना पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमाओं को आना था लेकिन नहीं था। फिर मैंने पूछा वहां पर एक पुलिस वाले से खड़े होकर क्या चक्कर है, क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि जनाब चक्कर तो इस वक्त प्रेस क्लब के पास चल रहा है। हमने फौरन अपना रुख प्रेस क्लब की तरफ मोड़ा और वहां जाकर हमने ये बात देखी कि तहरीक इंसाफ ने दर हकीकत आज महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान किया हुआ था। तहरीक इंसाफ के लिए या फिर किस हवाले से आज कराची प्रेस क्लब के तमाम गुजरगाहों को बंद किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ की खवातीन और चंद रहनुमा वहां पर पहुंचे। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, चंद रहनुमा वहां पर पहुंचे। जी जलस, मैं बड़ा गिन चुन के कह रहा हूं। वहां पर जो तहरीक इंसाफ की खवातीन पहुंची थी, जो दीगर लोग पहुंचे थे, उन्हें पहले हिरासत में लिया गया क्योंकि कहा यह गया कि वहां पर दफा 144 का निफाज किया गया है और उसके बाद उन्हें वहां पर गिरफ्तारियां की गई। बाद में मेरी इतलात के मुताबिक रात गए उनमें से कई लोगों को रिहा कर दिया गया। ये एक बड़ा अहम मामला सामने आया और फिर आज वहां पर ये सारी सूरत हाल भी बनती रही। उसके बाद एक और बड़ी खबर हमारे पास ये आई कि जब मैं वहां से निकला तो निकलने के बाद जैसे ही मैंने अपना रुख बंसरोड की तरफ मोड़ा तो एक चीज में देखकर दंग रह गया। मुझे कल किसी ने खबर दी थी लेकिन मैं वो देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज से 3 साल पहले कोविड के जमाने में एक प्रोग्राम का आगाज किया और वो था तकरीबन 1.5 अरब रुपए का। उन्होंने एक पीपल्स स्क्वायर के नाम से एक जगह बनाई जहां बड़ी पार्किंग दी गई और वो सारा मामला किया गया। 1.5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया आज से 3 साल पहले और आपको हैरत होगी कि आज जब मैंने वहां जाकर देखा तो बंद स्ट्रीट के पास पीपल स्क्वायर बिल्कुल उजड़ा हुआ था। मालूम यह हुआ कि वहां पर उनके ठेकेदार और हुकूमत के दरमियान झगड़ा हो गया है और वो पूरे का पूरा 1.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट इस वक्त जीरो पर आकर खड़ा हुआ है। क्यों जीरो पर आकर खड़ा हुआ है, कैसे जीरो पर आकर खड़ा हुआ है, अब आप खुद सोच लीजिए कि यहां पर सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत
पेट्रोल का बोझ अवाम पर डालती है, और वो ये बात नहीं देखती कि जनाबे वाला इसकी ये सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उसमें पैसा कैसे लूटा जाता है। 1.5 अरब रुपए का ये मामला था, और 1.5 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट आज आप जाकर देखिए तो आपको ऐसा लगेगा सिफर पर खड़ा हुआ है, यानी कि जीरो पर मौजूद है। ये वही प्रोजेक्ट था जिसका बड़े फखर से बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह किया था, जिस कारकर्दगी को मेयर कराची मुर्तजा वहाब अपनी बड़ी कारकर्दगी तस्वुर करते थे, वही बंद पड़ा हुआ था। आज कितने दिन बंद रहता है, कितने दिन ये मामलात रहते हैं, ये तो एक अलग बहस है। दूसरी तरफ ईरान का मामला और अमेरिका मामला फिलहाल उसी तरीके से चल रहा है। यहां पर मुद्दत पे मुद्दत और वक्त पर वक्त लिया जा रहा है। कोई ये कह रहा है कि मुज़ाकरात हतमी शक्ल पर है, कोई कह रहा है मारधाड़ जारी है, लेकिन मैंने आपको खबर दी थी कि ये जंग जारी रहेगी। मंगल की तारीख इसमें दी गई है, जबकि मेरी जादूगरनी की इतलात यह है कि जनाबे वाला पीर की रात और मंगल की सुबह इस जगह पर एक बहुत बड़े मामलात होंगे, जिस तरह की मैं तैयारियां देख रहा हूं। आप ये बात देखिए कि अमेरिका का एक जहाज ईरान के अंदर इस्फहान के मकाम पर जुनूब के इलाकों के अंदर गिराया जाता है, और उस गिराने को एक बड़ी विक्ट्री तस्वुर किया जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी बात थी कि जनाबे वाला वहां पर गिराया गया, और अमेरिका उसके बाद एक ऑपरेशन करता है, बहुत तबाहकुन, बहुत ही जहरियत अंगेज, बहुत ही जालमाना तौर पर बम्बार्टमेंट करता है, और बम्बार्टमेंट कर कर अपने बंदे को 48 घंटे के बाद उस जगह से निकाल कर ले जाता है। यह बड़ा सवालिया निशान है कि ये आखिर ये मामला हुआ क्या, और किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया कि जनाब एक जुल्म, वहां पर कई लोगों की शहादत की इतलात मिल रही है कि उन्होंने इतनी तबाहकुन बम्बार्टमेंट वहां पर की है कि कई लोग शहीद हुए। अपने एक पायलट को बचाने के लिए उन्होंने वहां पर दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया, ये इतलात वहां से हमें मिल रही है। लेकिन जिसे अमेरिका अपनी आइंदा दिनों के अंदर अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करेगा, और वह कहेगा कि देखिए हमने कितना कामयाब ऑपरेशन किया कि हमने वहां पर गए, हमने वहां से बंदा निकाला, और बंदा निकालकर हम लेकर भी आ गए। जाहिर सी बात है उसे कामयाबी करेगा। अब इसी हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है, और आइंदा 2 दिन के अंदर जहां पर लोग मुज़ाकरात का दावा कर रहे हैं, मेरा अपना जाती ख्याल ये कि इस जंग में बहुत बड़ी शिद्दत आने वाली है, और इसमें बहुत ज्यादा नुकसानात होने वाले हैं। अगले 2 दिन इस हवाले से तबाहकारियों के दिन होंगे। ये बात मैं आपको इसलिए अभी से आगाह कर रहा हूं, मैं आपको कोई दिलासे नहीं देना चाहता। जंग हकीकत की बुनियाद पर पहचानी जाती है, जज्बात और ख्याली दुनिया की बुनियाद पर नहीं पहचानी जाती। जब जितना आप हकीकत पसंदा होकर और अमलियत पसंद पर अमल करते हुए चीजों को देखेंगे, उतना ही आपकी बात समझ में आएगी कि दर हकीकत मामला हो क्या रहा है और हक और सच क्या कह रहा है। यानी कि हकीकत आपके सामने बयान करूं, ना कि मैं आपको दिलासे दूं कि जनाब बहुत कुछ तबाह हो गया इस जंग के अंदर। अब मेरी इतलात के मुताबिक सऊदिया, यूएई या फिर कुवैत या फिर कतर ये अभी तक हमले नहीं कर रहे थे। अब तक इतलात ये आ रही थी कि ईरान की तरफ से वहां पर ड्रोन आ रहे हैं, और ईरान जो है वहां पर उनकी अमरीकी तंसीबात पर हमला कर रहा है। लेकिन अब मेरी जादूगरनी ये इतला दे रही है कि ये चारों मुल्क अब ईरान पर हमले की तरफ जाने वाले हैं जल्द या बदीर, और अगले दिनों के अंदर अमेरिका की तरफ से भी शदीद बम्बार्टमेंट की इतलात आ रही है। ईरान सबका मुकाबला कर रहा है, बहुत अच्छे से मुकाबला कर रहा है, लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं वो बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं है। मैं जो बहुत सारी चीजों को देख रहा हूं, और मैं इसलिए इस पर तफसील से बहुत सारी गुफ्तगू नहीं करता कि जब मैं बात करता हूं और जब मैं असल लोगों के चेहरे दिखाता हूं तो फिर मेरा चैनल बंद हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। अब मैंने सोचा यह है कि चले कोई बात नहीं, वो बड़े चैनल की फिर कुर्बानी देंगे, हम कल से फिर उसमें प्रोग्राम का आगाज करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे, और हमेशा हक और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह के बाद।